हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग आज बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे, और ये एग्ज़ाम पैटर्न होगा हमारा सी टेट को लेकर के, पेपर 1 और पेपर 2। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सी टेट के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहली बार अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम सी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कंप्लीट करें, तो आपके दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए, कोई बताने वाला ना हो, कोई समझाने वाला ना हो, फिर भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। किसी संस्था की जरूरत नहीं है, उसके लिए काम करना होगा। और ये काम है कि आपको अपने सिलेबस का अध्ययन करना पड़ेगा। ये सिलेबस बहुत कुछ देता है। ये सिलेबस आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देता है, आपको ये बताता है कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना चाहिए। अगर ये बातें अगर कोई आपको बता दे, तो फिर आपको कोई भी है ना लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूम पे बैठ करके सेल्फ स्टडी करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बिना सिलेबस का अगर आप यूट्यूब पर भी किसी का भी वीडियो देखने लगिए, तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है और समय बर्बाद होता चला जाएगा और आप कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाएंगे। सी टेट को फाइट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता, बस एक डिसिप्लिन चाहिए, सही तरीके से इसके बारे में जानकारी चाहिए। अगर सही तरीके से जानकारी हो गया तो 2-3 किताबें हैं, सबसे सटीक किताबें हैं, बाकी किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती है। घर बैठे बैठे ही आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है किसी के साथ जुड़ना और किसी के साथ, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी होना चाहिए कि आप अपने कंपटीशन को अगर फाइट करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने सबसे पहली ये बात बताया। अब सबसे पहले तो समझिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। अगर सी टेट को कंप्लीट करना है तो हमारा पैटर्न कैसा होगा। और ये पैटर्न कहा जाता है ना कि अगर कंपटीशन को देना है, या किसी भी कंपटीशन को, सी टेट हो या बीपीएससी TRE 4 हो या कोई भी चीज़ हो, है ना, बीपीएससी यूपीएससी जो भी हो, सबसे पहली प्राथमिकता होती है ना, इसकी जानकारी रखना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जानकारी है ना, ये जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जैसे में अगर हम लोग सी टेट को, है ना, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें, है ना, चलिए एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के हम लोग बात कर लेते क्या होगा एग्ज़ाम पैटर्न, है ना। एग्ज़ाम पैटर्न समझते चलिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके सिलेबस की गहरी अध्ययन होनी चाहिए और सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। सिलेबस याद रहेगा, चीज़ें बहुत सरल हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है कंपटीशन को फाइट करने के लिए। आप ये जानते होंगे, ये टोटल प्रश्न यहाँ पे जो पूछे जाते हैं, कुल मार्क्स जो होता है यहाँ पे, कुल मार्क्स, है ना, कुल मार्क्स कितना का होगा, तो कुल मार्क्स जो है 150 नंबर का होता है। 150 प्रश्न, और टाइम भी दिया जाता है 150 मिनट का। प्रत्येक प्रश्न पे 1 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है। आपको जो टाइम मिलता है यहाँ पे, ये टाइम आपको समय जो है, समय कितना दिया जाता है, 150 मिनट का समय मिलता है आपको, यानी कि, है ना, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। कोई निगेटिव नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहिए कि इस एग्जाम में निगेटिव नहीं ऐड किया गया है ना, कोई निगेटिव नहीं है ना, निगेटिव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम का मोड जो होता है, ऑफलाइन में इस परीक्षा को कराया जाता है। एग्जाम मोड, अगर हम लोग एग्जाम मोड की बात करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके बारे में जानिए, है ना। ऑफलाइन परीक्षा कराया जाता है, ऑफलाइन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पास करने के लिए जनरल क्लास वालों के लिए 90 मार्क्स चाहिए, और ओबीसी SC ST वालों के लिए 82 मार्क्स चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है ना, पास करने के लिए
पास करने के लिए अगर जनरल की बात कर दिया जाए तो 90 प्लस है, लेकिन हम लोग तैयारी 120 130 का करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर आएगा हम निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। कभी कभी किसी राज्यों में क्या होता है ना, आप बिहार में देखे होंगे 82.5 है ना पर बवाल हो गया था, हजारों विद्यार्थियों को निराश होना पड़ा था। इसलिए हम लोग इस टारगेट पे फोकस नहीं करेंगे। हम लोग, हमारा जो टारगेट होगा 120 और 130 का टारगेट रहेगा, प्लस का ही टारगेट रहेगा, और आराम से इसमें किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और यहाँ पे ओबीसी SC ST के लिए 82 अगर है तो आप पास माने जाते हैं। वैलिडिटी इसका लाइफ टाइम है, वैलिडिटी जो है इसका लाइफ टाइम है। अब सबसे पहले इस बात को हम लोग समझें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में है ना क्या क्या मेंशन किया गया है, तो समझिए बहुत ही इजी है ना। आपके दिमाग में ये होना चाहिए। पेपर फर्स्ट की अगर बात कर दिया जाए है ना, पेपर फर्स्ट, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं है ना पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हो जाता है। पेपर फर्स्ट में देखिए कितना शानदार आपको सिलेबस भी बनाया है ना, और सिलेबस में है CDP। ये जो CDP है, CDP से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में, और CDP से ही 30 प्रश्न सेकंड पेपर में भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए तो CDP से है ना 30 प्रश्न यहाँ भी पूछे जाते हैं, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। नैतिकता ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन से है ना, पर्यावरण अध्ययन EVS से प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ से है ना, मैथ से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारे यहाँ मैथ 30 में 30, CDP 30 में 30। EVS ये जानना पड़ेगा कि हमें कहाँ से और किस तरह से अध्ययन करना है। और सारी के सारी ये प्रश्न आपको NCERT से ही मिल जाते हैं। बच्चा क्लास का ही तो पढ़ना है, बच्चा क्लास वाला, तीसरा चौथा पांचवा क्लास का अगर NCERT पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ाया है, तीसरा चौथा पांचवा क्लास का अगर NCERT आप पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे जो प्रश्न, जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे EVS में, वो सारे के सारे प्रश्न यहीं से बना लीजिएगा। किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है। अगर व्यवहारिकता आपको ज़्यादा जानकारी है, करंट पर आधारित कुछ प्रश्न अगर आपको याद है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की जरूरत पड़ेगी। और मैथ में, मैथ तो आपको 30 में 30 मिलेगा, है ना। हमारे टीम के जो सर हैं मिथिलेश करण सर, 30 में 30। PRT में आप देखते होंगे 16 प्रश्न पूछता है तो 16 प्रश्न बन जाता है। रीजनिंग में 16 प्रश्न अगर पूछता है तो 16 प्रश्न बन जाता है ना। बहुत सारा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है ना। लैंग्वेज फर्स्ट पेपर में अगर हम लोग देखें है ना, अगर लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज अगर फर्स्ट पेपर में देखें तो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ पे जो लैंग्वेज यानी कि सेकंड पेपर है, यहाँ भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाता है। यही पैटर्न तो है। हमें इसी पैटर्न पर अपना काम करना होगा, है ना, अपनी स्टडी स्टाइल को है ना बरकरार रखना होगा। अब सेकंड पेपर में आइए। सेकंड पेपर में अगर SST वालों को एग्जाम देना हो, है ना, SST वाले या जिनका साइंस और मैथ है, मैथ साइंस वाले हैं, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी संख्या अकेले 60 होती है। पेपर सेकंड में, अगर पेपर सेकंड में हम लोग बात करें SST के लिए, SST से एग्जाम दीजिए, नहीं तो है ना साइंस और मैथ से, तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या अकेले 60 हो जाता है। 60 प्रश्न पूछे जाते हैं।
उसके बाद ये जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हम लोग देख रहे हैं, सेम टू सेम आपको इसी में डाल दिया जाता है ना। लैंग्वेज फर्स्ट जहां से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज जो सेकंड पेपर है यहां से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाता है। अब अगर स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है, सलीका नहीं है, तरीका नहीं है, और आपने कभी एग्जाम पैटर्न पर फोकस नहीं किया है, पिछले बार के प्रश्नों का अध्ययन नहीं किया है, मूल्यांकन नहीं किया है, तो आप कैसे आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाइएगा कि हमको 130 पार करना है। पहले एग्जाम के पैटर्न को समझिए, प्रश्नों के अध्ययन को मूल्यांकन करके समझिए, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर हम टारगेट करें, जैसे में सीडीपी, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30 में 30 नंबर लेकर के आते हैं, बहुत इजी होता है, कहीं भी पढ़िएगा है ना, सिर्फ मेरे ही पास पढ़ लीजिएगा तो 30 में 30 आएगा, ऐसी बात नहीं, कहीं भी पढ़िए, सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़िएगा तो 30 में 30 आएगा, मेरे यहाँ भी पढ़िए 30 में 30 आएगा, किसी के यहाँ भी पढ़िए 30 में 30 आएगा, लेकिन सही तरीके से पढ़िए। सटीक और सरल जो किताबें हैं, ज़्यादा है ना फ्रस्ट्रेशन करने वाले लोगों के पास नहीं, बहुत ईजी होता है। थोड़ा सा मानसिक अगर विकास है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग अगर आपके है ना, विचार अगर आपके पास है, तो एक बार पढ़ते हैं तो 30 में 30, 29 में भी, 30 में 29 में भी नहीं आता। कई स्टूडेंट हैं 30 में 30 लेकर के नंबर आते हैं। बहुत ईजी चीज़ें होता है और बहुत आराम से सारे लोग पढ़ाते हैं। जहाँ से मार्क्स हमें उठाना है, जैसे में अगर हम लोग ईवीएस की बात करें, और ईवीएस भी तो इतना कठिन नहीं है, ईवीएस इतना कठिन नहीं है। बच्चा क्लास का अगर आपके घर में तीसरा चौथा पांचवा क्लास का अगर बच्चा हो, तो उससे एनसीईआरटी का है ना, बता देते हैं आपको, ये बुक भी एनसीईआरटी का बुक जो होगा उसको ले लीजिए, तीसरी चौथी पांचवी हमने पढ़ाया है, तीसरी क्लास चौथी क्लास पांचवी क्लास। सोचिए आप इतने यंग हैं और आपको बच्चे वाला क्लास पढ़ना पड़ रहा है आपको, और वो भी बड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए। मात्र एनसीईआरटी की किताबों से आप 30 में 30 बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। रहा सवाल इस मैथ का, अगर मैथ समझ नहीं है ना, तो आप हमारे यहाँ पढ़िए, 30 में 30 आपको फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे यहाँ अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं कोई बुक लेने का, कोई मटेरियल खरीदने का या कुछ भी लेने का। इतने सरल तरीके से आपको सिखाया जाता है। आप कहीं भी होंगे मैथ पढ़ रहे होंगे, वहां पे मैथ पढ़ते होंगे, लेकिन यहां पे सीखेंगे मैथ, 30 में 30 आपको मैथ में नंबर आएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लैंग्वेज फर्स्ट पेपर और लैंग्वेज सेकंड। इसमें भी ऐसा नहीं है कि ग्रामर पढ़े जा रहे हैं, समास संधि सर्वनाम ये पढ़े जा रहे हैं और इससे मार्क्स मिलेगा, इसको समझना होगा, है ना। लैंग्वेज पेपर फर्स्ट और लैंग्वेज पेपर सेकंड, इसको समझना होगा, तब आराम से आपको 30-30 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। टारगेट अगर करके पढ़ा जाए तो 130 प्लस आ सकता है, और कितने लोगों को आया भी है। उसी तरीके से हम लोग सेकंड पेपर में देखेंगे, सीडीपी के लिए 30 में 30 आता है। लेकिन जब हम लोग एसएसटी की बात करते हैं या साइंस और मैथ की बात करते हैं, जहां से अकेले 60 प्रश्न पूछा जाता है, यहां भी किताबें आपके पास है, किताबों का अध्ययन करिए, आराम से 50 प्लस मार्क्स आपको यहां पे मिल सकता है। सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपको किताबों से ही पूछे जाते हैं। 2 तरीके से प्रश्न होते हैं, एक होता है बेसिक, जिसकी जानकारी के लिए आपको किताबें पढ़ने पड़ेगी, कुछ होते हैं फैक्ट्स, और उसी किताबों में दोनों चीजें दिया गया है। आप उसको आप कैसे लेते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। कॉन्सेप्ट भी समझना है और फैक्ट भी समझना है कि आज के समय में जब प्रश्नों को ट्विस्ट किया जाता है ना, प्रश्नों को थोड़ा कठिन बनाया जाता है, तो ये बुक्स का ही सहारा लेते हैं ये लोग, तो क्यों ना हम लोग भी इस किताबों का सहारा ले। अगर इसकी बात करें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हम तो यही कहेंगे 6ठा 7वां 8वां, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं 9th तक।
एनसीईआरटी का जो बुक है एसएसटी के लिए, मैथ साइंस के लिए, उसको पढ़ के खत्म कर लीजिए। अभी बहुत अच्छा टाइम है, समय भी अच्छा दिया गया है। एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज करिए। इसमें वही नंबर ला सकता है जिसके पास रिवीजन और प्रैक्टिस सेट दोनों है। बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस करके क्रिकेट की दुनिया के बादशाह बन गए थे सचिन तेंदुलकर। प्रैक्टिस इंसान को सबसे बेहतर इंसान बनाता है। अगर मार्क्स चाहिए आपको, 130 प्लस मार्क्स चाहिए, तो आपको स्मार्ट तरीका, सेल्फ स्टडी, ये सब पे फोकस करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ हम करा देंगे इस पे भरोसा मत करिए। कोई कहता होगा, है ना, कि मेरे पर ही भरोसा करिए। अगर आप करना ही नहीं चाहेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए खुद मौजूद रहना होगा आपको। इसके लिए आपको खुद तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बैठना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, रटना होगा, समझना होगा। अगर इतना कुछ नहीं है तो इसका कोई मायने नहीं मिलता। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष में हमेशा इंसान अकेले होता है, और संघर्ष के बाद जो जीत हासिल होगी, पूरी दुनिया उस समय आपका, है ना, पीछे होता है। तो संघर्ष में याद रखिएगा, आपका कोई साथ नहीं देगा, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से लैंग्वेज से 30 प्रश्न फर्स्ट और सेकंड में भी 30 पूछे जाते हैं। और हम लोग ये सारे के सारे जो सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये पूरे एकदम यूट्यूब पे एकदम फ्री में हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं, फ्री में। और यहां से रिजल्ट होगा। अगर आप हमेशा जुड़े रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब एग्जाम पेपर दे करके आइएगा तो पता चलेगा कि आपका 130, है ना, प्लस करके आए हैं। लेकिन लगातार बने रहिएगा। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, और सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए तो 130 जो कहा जाता है टारगेट रखिए, आराम से पास कर जाइएगा। कोई मुश्किल काम नहीं होता, और इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई कहे कि फलाना का मटेरियल है, फलाना का ये है, उसको कंप्लीट कर लो, तो हम यही कहेंगे कि जो भी पढ़ना है पढ़ना, उसके पहले सिर्फ एक ही काम करना भाई, कि एनसीईआरटी पढ़ लेना। उसके बाद जिस पर भी भरोसा करना है करना, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबें जो है, इसको एक बार अध्ययन कर लीजिए। वो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आपका डायरेक्शन कहीं गलत हो जाए, कहीं गलत जगह पर आप फोकस करने लगे। इसलिए लाजमी है कि कम से कम अपने सिलेबस को अपने दिमाग में, है ना, उसको सेट कर लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट पेपर और अपना सेकंड पेपर का तैयारी करिए। और हम लोग लगातार बने रहेंगे और मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, है ना, और एकदम उतना ही मेहनत करेंगे ताकि आपका 130 प्लस आए और आराम से इस कंपटीशन को फाइट करें। तो चलिए भाई, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।